नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट इतिहास के इस एक नए टॉपिक की और यहाँ पर हम बात कर रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की। ये चौथा वीडियो है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन से जुड़ा, जहाँ पर हम जान चुके थे कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर इतिहास लेखन की अलग अलग विचारधाराओं का भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से प्रभाव देखने को हमें मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि इतिहास लेखन वह विषय है जहाँ पर हम ये अध्ययन करते हैं कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है और इतिहास को समझा कैसे जाता है। जहाँ हम सामान्य तौर पर एक घटना को पढ़कर निकल जाते हैं, वहाँ पर इतिहास अध्ययन हमें ये बताता है कि उस घटना के पीछे, उस घटना को दर्शाने, उस घटना के विषय में लिखने के पीछे इतिहासकार की क्या मानसिक स्थिति रही होगी। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि कोई घटना या फिर जैसे जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वह हमारे सामने किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इससे ज़्यादा ये समझने में मज़ा आता है कि वह असल में किस तरह का व्यक्ति है। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे दोगलेपन वाले व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो सामने से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। जब हम उनका अंदर का चेहरा देखते हैं तब हम उनके चरित्र को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और फिर भविष्य में उनके साथ में कैसा बर्ताव करना है, उन पर भरोसा करना है या नहीं करना है, ये हम तय करते हैं। ऐसा ही हमारे विषयों के साथ होता है। जो इतिहासकार, जो लेखक उन विषयों को हमारे सामने लेकर आते हैं, अगर हम उन इतिहासकार या उन लेखकों को समझ लेते हैं तो हम उनकी रचनाओं को भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे एक निम्न परिस्थिति में पला बढ़ा एक व्यक्ति अगर कुछ लिखेगा तो वह अपने पुराने अनुभवों को लिखेगा और यह बताएगा कि निम्न परिस्थितियों में जीवन कैसे चलता है। उसी तरह अगर कोई इतिहासकार मार्क्सवाद से प्रभावित है तो वह किसी भी घटना के पीछे आर्थिक कारण को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि वह मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो यहाँ पर इतिहास लेखन यही है कि हम इतिहास की घटनाओं को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और इतिहास को लिखने की प्रक्रिया क्या है, उसे हम समझ सकते हैं। पिछले वीडियोस में हम राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी और पूंजीवादी जैसी विचारधाराओं को देख चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने बात की थी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की, और उसी के दूसरे क्रम में, उसी के दूसरे पड़ाव में हम यहाँ पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन को आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने दो चीज़ें यहाँ पर दी, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम देख चुके हैं कि किस तरह से हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, जहाँ पर हीगल कहता है कि भाई पहले हमारे मन में विचार आता है और फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया आती है। तो यहाँ पर एक दूसरा इतिहासकार होता है, दूसरा दार्शनिक होता है, उसका समर्थन करते हुए जो कार्ल मार्क्स है वह कहता है कि नहीं, अगर कोई विचार हमारे दिमाग में आ रहा है तो वो विचार भी किसी घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे दिमाग में आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाया था, आप पिछली क्लास को देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए, मार्क्सवादी इतिहास लेखन को देखते हैं और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दिया, उसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास में निहित है। इतिहास में एक समाज से दूसरे समाज तक का विकास वर्गों के बीच संघर्षों पर आधारित है। प्रत्येक समाज में मौलिक रूप से भौतिक उत्पत्ति के संदर्भ में दो वर्गों का अस्तित्व देखा जा सकता है। इन्हीं वर्गों के मध्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्रांति आती है और इतिहास आगे बढ़ता है। मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन क्रांति के माध्यम से ही लाया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक व्यवस्था के अंत तक नई उत्पादन शक्तियाँ पुरानी उत्पादन पद्धति के साथ टकराव की स्थिति ग्रहण कर लेती है। इसी संघर्ष या टकराव की स्थिति से क्रांति आती है और नए समाज का सृजन होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो नई तकनीक आती है, नई प्रक्रिया उत्पन्न होती है, वह पुरानी प्रक्रिया से टकराती है और यहाँ पर से ही वर्ग संघर्ष शुरू होता है और फिर यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है।
तो ये कहते हैं कि मौलिक और भौतिक दोनों रूपों में यह होता है, और इससे ही हमें क्या होती है, विभिन्न वर्गों के बीच में क्रांति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब अभिनव समाज यानी कि एक बेहतरीन समाज, एक आदर्श समाज इनकी दृष्टि में क्या है? मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति के लाभों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकने के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, जिसमें एक वर्ग विहीन समाज के भीतर राज्य की संस्था का पूरी तरह लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज का मतलब हमारा जो हम देखते हैं कि भारत में जो 4 वर्ण व्यवस्था चलती है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय वगैरह, तो यहाँ पर इनसे वो वाला मतलब नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ये कि जो आर्थिक आधार पर जो वर्ग विभाजन है, पूंजीपति है, श्रमिक है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो ये सारा जो क्लास विभाजन है, जो आर्थिक असमानता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और सभी यहाँ पर समान रूप से हमें देखने को नजर आएंगे। और इनके समाज के भीतर जो राज्य की संस्था है, जो शासन करने वाली संस्था है, उसका पूरी तरह से समापन हो जाएगा। वर्ग विहीन, राज्य विहीन, संघर्ष विहीन समाज की ये कल्पना करते हैं। ऐसा समाज जहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्ग ना हो, सभी समान हो। ऐसा समाज जहाँ पर कोई सर्वोच्च संस्था ना हो, कोई राज्य ना हो, कोई राजा ना हो। क्यों? क्योंकि ये समान समाज की बात करते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर अपनी व्यवस्थाओं को बनाएं। और साथ ही साथ ये संघर्ष विहीन समाज की भी बात करते हैं, ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ पर कोई क्रांति ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई खून खराबा ना हो। तो ऐसा आदर्शवादी समाज की कल्पना करते हैं। हालांकि अगर अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए, इस समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करेगा और इससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के साधन भी प्राप्त करेगा। अब देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत क्या है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, उसे समझते हैं। अधिशेष मूल्य या अधिशेष मूल्य वह मूल्य है जो श्रम द्वारा कच्चे माल, उपकरणों और अपने जीवन यापन से अधिक राशि के उत्पादित होता है। अब यहाँ पर क्या है अधिशेष मूल्य? अधिशेष मूल्य वह मूल्य है जो श्रम द्वारा कच्चे माल, उपकरणों और स्वयं अपने जीवन यापन से अधिक राशि के उत्पादित होती है। ठीक है। अब मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग हमेशा मजदूरों के श्रम से कहीं अधिक उत्पादन करके अतिरिक्त मूल्य अर्जित करने का प्रयास करता है। चूंकि श्रम उत्पादन प्रक्रिया में सभी संपत्ति का स्रोत एवं मूल्य का स्रोत है, अतः श्रम द्वारा उत्पादन अधिशेष मूल्य श्रम के हित में जाना चाहिए। लेकिन पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपने स्वामित्व और नियंत्रण द्वारा श्रम को अपने द्वारा सृजित धन से वर्जित कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई पहले एक मजदूर 10 चप्पलें बना रहा था। ठीक है, एक चप्पल फैक्ट्री की हम बात करते हैं। चप्पल की यार ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग लगता है, नया एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पर पेन बनते हैं, पेन जिनसे हम लिखते हैं। ठीक है। अब उस फैक्ट्री में एक मजदूर है, मान लो 10 मजदूर हैं, तो एक मजदूर जो है वह एक दिन में 15 पेन बनाता है। ठीक है, 15 पेन बनाता है और सभी की तनख्वाह है 500 रुपये दिन की। ठीक है। अब उनमें से 5 मजदूरों ने ज़्यादा मेहनत की और वह एक दिन में बनाने लगे 20 पेन, लेकिन तब भी उन्हें 500 रुपये ही मिल रहा है। तो जो 5 पेन एक्स्ट्रा वो बना रहे हैं मेहनत करके, और जो 5 पेन एक्स्ट्रा बनाकर वो लाभ दे रहे हैं, वो लाभ किसको मिल रहा है? वो लाभ मिल रहा है उद्योगपति को, जो वो उस फैक्ट्री का मालिक है। अब सभी 10 मिलकर बनाने लगे 20 पेन। उन्होंने 5-5 पेन और एक्स्ट्रा बनाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें उन 5 एक्स्ट्रा पेनों का लाभ नहीं मिल रहा है। वह लाभ कौन छीन ले रहा है? वह लाभ छीन ले रहा है उद्योगपति, उस मिल का मालिक। अब वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी उसने लेकर आया
और उन्हीं मज़दूरों के श्रम से, उन्हीं मज़दूरों की सहायता से उस फैक्ट्री में अब रोज़ 500 पेन बनने लगे, तकनीक की सहायता से। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया, लेकिन मज़दूरों को अभी भी 500 रुपये दिन ही मिल रहा है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर अधिशेष बढ़ रहा है, अगर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ मज़दूरों को न मिलकर उसका लाभ कौन छीन ले रहा है? उसका लाभ छीन ले रहा है मालिक। ठीक है। अब इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि भाई आप रोज़ काम करते हो, आप मान लीजिए आप 10 लीटर पानी लेकर रोज़ आपके घर में आते हो, ठीक है, और आपके पापा आपको रोज़ 5 रुपये देते हैं। एक दिन आपने कहा कि भाई आज मैं 20 लीटर पानी ले जा लेता हूँ। आप 20 लीटर पानी लेकर आए घर में, और तब भी आपके पापा ने आपको 5 रुपये ही दिया। अगले दिन आपने 30 लीटर पानी लेकर आया, तब भी आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिया। चौथे दिन आपने पूरा टैंकर लेके आ गए, तब भी आपके पापा ने 5 रुपये दिया। अगले दिन आपका दिमाग खसका, आपने बांध का गेट खोल दिया, आपका घर पूरा बह गया, और बहते बहते आपके पापा ने तब भी आपको 5 रुपये ही दिया। कहने का ये मतलब है कि भैया उत्पादन बढ़ रहा है, अतिरिक्त लाभ बढ़ रहा है, अधिशेष, तो अगर अधिशेष बढ़ रहा है, अतिरिक्त लाभ बढ़ रहा है, तो मजदूरों को भी लाभ होना चाहिए। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। यह है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग हमेशा मजदूरों के श्रम से कहीं अधिक उत्पादन करके अतिरिक्त मूल्य अर्जित करने का प्रयास करता है। चूँकि श्रम उत्पादन प्रक्रिया में सभी संपत्ति का स्रोत एवं मूल्य का स्रोत है, अतः श्रम द्वारा उत्पादन अधिशेष मूल्य के हितों में जाना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त अतिशेष मूल्य श्रम के हितों में जाना चाहिए, यानी कि मजदूरों को मिलना चाहिए जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। लेकिन पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपने स्वामित्व और नियंत्रण द्वारा श्रम को अपने द्वारा सृजित धन से वर्जित कर देता है। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार बी.एन. दत्त, अब यहाँ पर देखते हैं हम, चूँकि हम भारतीय आधुनिक इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो कि जर्मनी से शुरू हुआ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ और दुनिया भर में फैला, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों में कौन कौन से शामिल रहे हैं जो प्रभावित रहे हैं मार्क्सवाद से, और उन्होंने भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन को बढ़ने में ज़्यादा योगदान दिया। तो उनमें देखिए बी.एन. दत्त, कास्ट एंड क्लास इन एंशिएंट इंडिया, ये इनकी रचना है। ये रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए प्रश्न ऐसा बनता है कि निम्न में से कौन सा मार्क्सवादी इतिहासकार है, तो यहाँ पर इनके नाम आ जाएंगे, और दूसरे राष्ट्रवादी या अन्य विचारधाराओं के राइटर्स के नाम आ जाएंगे, और फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से सही जोड़ी का मिलान कीजिए, और यहाँ पर ग्रंथ आपको मिलाने होंगे। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि मार्क्सवादी इतिहासकार और उनकी रचनाओं में कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा विकल्प सही है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको इन सभी को अच्छे तरीके से याद करना है। बी.एन. दत्त, कास्ट एंड क्लास इन एंशिएंट इंडिया, डी.डी. कोशाम्बी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी.डी. कोशाम्बी ने ही कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया नाम से एक ग्रंथ लिखा। आर.एस. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म और सुद्रास इन एंशिएंट इंडिया नाम से इन्होंने लिखा है। लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी नाम से भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। रोमिला थापर ने एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री नाम से एक ग्रंथ लिखा, और अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। इरफान हबीब बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं मॉडर्न में, और इनका बीबीसी में एक इंटरव्यू है, उसको ज़रूर देखना। उसको देखने से आप काफ़ी अच्छे से इनको समझ पाएंगे। तो इरफान हबीब जो है दी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इन्होंने लिखा। दी एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर और दी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। अगले राइटर्स में बात करें तो बिपिन चंद्रा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, राइज
एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिपिन चंद्रा की ये रचनाएं हैं। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्हें भारतीय मार्क्सवाद का जनक कहा जाता है और भारत में मार्क्सवाद के प्रचार प्रसार में मानवेंद्र नाथ रॉय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने गांधीज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म नाम से रचना लिखी। पॉवर्टी एंड पैलेंटी नाम से रचना लिखी। फिर A.R. देसाई आते हैं तो इन्होंने पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया यानी कि भारत में किसान आंदोलन या फिर किसान विद्रोह या किसान संघर्ष नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। हरवंश मुखिया, इन्होंने लिखा क्या भारत में सामंतवाद रहा है। फ्यूडलिज्म एंड नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ नाम से भी इन्होंने रचना लिखी। तो ये सारी रचनाएं थोड़ी ऐसी हैं जो आसानी से याद नहीं होने वाली हैं, तो आपको एक नोटबुक तैयार करनी है जहाँ पर आप अलग अलग कालक्रम से जुड़ी किताबों के बारे में बाकायदा सूची बनाइए और उनका प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, तो आपको एग्ज़ाम तक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। भारतीय इतिहास लेखन पर मार्क्सवादी प्रभाव देखते हैं। तो भारतीय इतिहास लेखन पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा, अब हम ये देखते हैं। मार्क्सवाद से पूर्व इतिहास लेखन में तथ्यों की क्रमबद्धता और वर्णनात्मक शैली पर अत्यधिक बल दिया जाता था, लेकिन मार्क्सवादी चिंतन ने तथ्यों के एकीकरण पर बल दिया, बल्कि घटनाक्रम के बीच कारण कार्य प्रभाव संबंधों को जानने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया। मार्क्स ने मानव इतिहास के मूल में दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, उत्पादन के तरीके और दूसरा, वर्ग संघर्ष। इन कारणों की आगे के इतिहासकारों ने भी अपनाया। इन कारणों को मार्क्सवादी इतिहास लेखन से इतिहास पूर्वाग्रह से मुक्त हुआ। मार्क्सवादी लेखन के अनुसार इतिहास संयोग मात्र नहीं है, बल्कि निश्चित कारणों का परिणाम है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास लेखन में जनमानस की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे शामिल किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को प्रमुख अनुशासन बनाया। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि मार्क्सवाद का किस तरह से भारत में भारतीय राइटर्स में जो मार्क्सवाद से प्रभावित रहे उनमें क्या प्रभाव पड़ा। मार्क्स से पूर्व इतिहास लेखन मुख्यतः राजाओं, उनकी उपलब्धियों, युद्धों तथा राजकीय संस्थाओं, राजनीतिक इतिहास से संबंधित था। जैसे ही मार्क्सवाद का प्रभाव भारत में पड़ा, अब आम जनों का भी इतिहास यहाँ पर लिखा जाने लगा। श्रमिकों, मजदूरों और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का इतिहास यहाँ पर लिखा जाने लगा। मार्क्सवाद की आलोचना अब हम यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि मार्क्सवाद में क्या कमी हमें देखने को मिलती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है क्यों? क्योंकि आप अगर पहले से ही यह तय कर लेते हो कि इस घटना के घटित होने के पीछे ये कारण है। आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, इसका ये आपने पहले से सोच लिया कि भाई इसका कहीं चक्कर चल रहा है और इसने फ़ोन नहीं उठाया, ये या इसका फ़ोन बिजी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये किसी से बात कर रहा है, कहीं मुंह काला करवा रहा है। तो यहाँ पर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हो भैया। आपने पहले से ही शक के बीज अपने दिमाग में बो लिए कि भाई ये रिज़ल्ट होगा तो ये रिज़ल्ट होगा। हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा रोड में तड़प रहा होगा, या फिर वो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, वो तड़प रही होगी, लेकिन नहीं, आपने अपने दिमाग में डाल लिया कि भाई ये कहीं ना कहीं इसका टाका फिट है। अब ऐसे ही मार्क्सवाद भी ऐसे ही सोचता है भैया आपकी तरह। मार्क्सवाद भी क्या सोचता है? मार्क्सवाद भी सोचता है कि कोई भी घटना घटित हो, कुछ भी हो, भले ही उनके पास में पैसे हो या ना हो, वो करोड़पति हो या फटीचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी घटना के घटित होने के पीछे एक ही कारण जिम्मेदार होता है, वो होता है आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण से ही बाकी कारण निकलते हैं भैया। तो यहाँ पर मार्क्सवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित लेखक, इतिहासकार पहले ही ये सोच लेते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने से पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा, जो मूल कारण होगा, वो होगा आर्थिक कारण। तो पहले से ही इन्होंने तय कर लिया परिणाम। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह से ग्रसित होना।
मार्क्स की इतिहास संबंधी व्याख्या गैर ऐतिहासिक तथा तथ्यपरक नहीं है, बल्कि मार्क्स के कुछ पूर्वाग्रह पहले से बनी सोच पर आधारित है। और ये ऐसे फैक्ट देते हैं कि अगर अनुसंधान की पद्धति में रिसर्च मैथोलॉजी क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी हो, रिसर्च अनुसंधान की पद्धति में अगर उन्हें लाया जाएगा तो शायद वे नकार दिए जाएंगे। भौतिक बात पर अधिक बल। प्रत्येक समाज के विकास में विभिन्न आयामों का योगदान होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो वह हुआ है आर्थिक कारण से, अन्यथा कुछ नहीं हुआ है। भविष्यवाणी करने में ये असमर्थ है। मार्क्स द्वारा की गई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई है। मार्क्स का जो आदर्शवादी समाज का सिद्धांत है, या फिर जो इन्होंने अवधारणा बताई कि भाई कैसा हमारा अभिनव समाज होगा, उसकी अवधारणा पूरी तरह खारिज हुई। बहुत इन्होंने कहा कि भाई जो पूंजीवादी है वो उनका पतन होगा, क्रांति होगी। लेकिन अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, बहुत सारे ऐसे देश जो पूंजीवादी हैं पूरी तरह से, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और बड़ी मजबूत इकोनॉमी के रूप में वह चल रहे हैं। तो उनका तो कुछ नहीं हुआ। ये भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स की कमज़ोर सिद्ध हुई कि पूंजीवाद का एक दिन खात्मा होगा और साम्यवाद आएगा। अब मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति ब्रिटेन और यूएसए जैसे औद्योगिक रूप से विकसित देशों में आएगी, जबकि सामाजिक क्रांति सोवियत रूस और चीन में आई। और तब आई जब वह बहुत बुरी तरह से पिछड़े देश माने जाते थे, चीन और रूस में। जबकि यह क्रांति कहाँ आनी थी? यह क्रांति आनी थी अमेरिका में और ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ये औद्योगिक देश है और यहाँ पर विद्रोह होगा। लेकिन ये क्रांति कहाँ आई? जहाँ पर उद्योग थे ही नहीं। तो ये यहाँ पर इनकी भविष्यवाणी यहाँ भी गलत सिद्ध होती है। मार्क्स के अनुसार औद्योगिकीकरण से श्रमिक वर्ग और ज़्यादा गरीब होगा, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पूंजीवादी देशों में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर श्रमिक वर्ग का जीवन अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर माना जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंतर्द्वंद से स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। वास्तव में पूंजीवाद ने स्वयं में सुधार कर खुद को अधिक सशक्त बना दिया और वर्तमान में भी पूंजीवाद अपनी प्रासंगिकता के साथ महत्वपूर्ण बना हुआ है। मार्क्स की भारत के संदर्भ में कुछ की गई भविष्यवाणियां थी, जैसे प्राच्य निरंकुशता, एशियाई उत्पादन प्रणाली के सिद्धांत। और ये सिद्धांत हमको ज़्यादा समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि इनसे प्रश्न बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये सिद्धांत इनके भैया चले ही नहीं, ये असफल सिद्ध हुए, इसलिए इनको समझने से ज़्यादा कुछ यहाँ पर चलेगा नहीं। तो ये था मार्क्सवाद, और यहाँ पर हमने समझा कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स को यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मार्क्सवादी विचारधारा है। तो मार्क्सवाद जहाँ पर कहीं कहीं अच्छी विशेषताएं लेकर चलता है, तो वहीं कहीं कहीं मार्क्सवाद काफ़ी अतिवादी हो जाता है और पूंजीवाद को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में मार्क्सवाद खुद कमज़ोर नज़र आता है। तो वीडियो के आखिर में बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस को, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं किस तरह से और अपने वीडियोस में इम्प्रूव कर सकता हूँ, और किस टॉपिक पर मुझे और वीडियो बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन होकर ऐसे ही नोट्स लेते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाइए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।